अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एजी एजुकेशन नेटवर्क। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स का, इसके जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ। इसको हम डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसको कि हम दो हिस्सों में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। एक आ जाता है आपका माइक्रो सेक्शन और दूसरा आपका मैक्रो सेक्शन। इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि माइक्रो जो है वो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो कि किसी इकोनॉमी के इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, उसी के अंदर हम दोनों का डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। फर्स्ट ईयर कॉमर्स का ये सब्जेक्ट है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि इज द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर मार्केट्स एंड सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इट लुक्स एट इश्यूज सच एज कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स एंड द थ्योरी ऑफ द फर्म। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है कि जिसके अंदर हम मार्केट को पार्टिकुलरली किसी ये नहीं कह रहे कि आप इकोनॉमी को पार्टिकुलर लेवल पे आप एक माइक्रो लेवल पे इसको स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमी का हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि एक कंट्री के अंदर चलने वाला सिस्टम जिसके ज़रिए जिसमें उस कंट्री के इस निज़ाम को चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कंट्री के निज़ाम चलने वाला निज़ाम जो है इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। उसके अंदर जो है वो माइक्रो लेवल पे अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो आपकी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, एक पूरी कंट्री की एक हम सिर्फ मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, उसमें मार्केट में भी हम कंज्यूमर के बिहेवियर को देख रहे हैं, यानी कस्टमर के बिहेवियर को, और इसके अलावा लेबर मार्केट्स को देख रहे हैं, या हम फर्म की बात कर रहे हैं, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि जिसके अंदर इकोनॉमी को हम होल स्टडी कर रहे होते हैं, कंप्लीटली स्टडी कर रहे होते हैं, वो हमारी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। Macroeconomics is the study of whole economy. It looks at the aggregate variables such as aggregate demand, national output and inflation. यानी किसी कंट्री के हम इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं मैक्रो लेवल पे, तो इसका मतलब यह है कि हम उस कंट्री के पूरे निज़ाम को पढ़ रहे हैं, उसके किसी एक या किसी एक पार्टिकुलर पार्ट को स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि उस पूरी इकोनॉमी को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो उस कंट्री का पैदा होने वाला नेशनल आउटपुट आ सकता है। नेशनल आउटपुट क्या होता है, हर कंट्री की सालाना क्या होती है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होती हैं, जिसको वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। तो अब जो भी नेशनल आउटपुट है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड है मार्केट के अंदर, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स पूरी कंट्री की डिमांड, किसी पार्टिकुलर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि हम इकोनॉमी को जो क्या कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पर पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, ये सेकंड चैप्टर का आ जाता है। सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, कंज्यूमर बिहेवियर, उसका टॉपिक है ये, जिसका मतलब है जिसमें पूछा गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद रखिएगा, ये वो लॉ है जो कि बताता है इंसान की नेचर को कि अगर हम कोई चीज़ कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज के कंटिन्यू इस्तेमाल होने की वजह से उसकी ये क्या होता है, उसकी यूटिलिटी में कमी आने लगती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इन इकोनॉमिक्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज डिक्लाइन। जैसे यूटिलिटी क्या है, जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज से फ़ायदा हासिल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू हम एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो एक रोटी खाऊंगा, दो रोटी खाऊंगा, तो तीसरी रोटी में क्या हो जाएगा,
मेरा पेट भर जाएगा, मीन्स के यूटिलिटी मेरी क्या हो गई, कम हो गई, पहले से कम हासिल हुई। इसी तरह अगर मैं एक बुक को स्टडी कर रहा हूँ, 1 घंटे स्टडी करूँगा, 2 घंटे स्टडी करूँगा, तीसरे घंटे में इसको स्टडी नहीं कर पाऊँगा। क्यों? मैं उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, मेरी जो है यूटिलिटी, जो मैं उससे फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये एक इंसान की नेचर है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इस ये बताता है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का मतलब यही है कि यूटिलिटी जो हम फ़ायदा हासिल कर रहे हैं वो डिमिनाइश हो रहा है, यानी कम हो रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टर्स डिवोट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टुवर्ड लेस एंड लेस वैल्यू एंड। तो क्या होता है कि हम इकोनॉमिकली कोई सी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज से जो हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है हर सक्सेसिव यूनिट पे, यानी हर आने वाले यूनिट पे हमें यूटिलिटी पहले के मुकाबले में कम हासिल हो रही है। इसीलिए लिखा है कि लेस एंड लेस वैल्यूज़ एंड, और एक वक्त आएगा कि हमारा उससे बिल्कुल दिल भर जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हम डीपली इसको स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में जो है वो मैंने इस तरह से मैंने डिफाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि ऐसा लॉ या ऐसा कानून जो कि आपको मार्केट की डिमांड के बारे में बता रहा हूँ। मार्केट में डिमांड किसकी होगी? मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड होगी। कंज्यूमर कौन होता है? जो कि प्रोडक्ट को बाय कर रहा होता है अपने लिए। एक तो होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो फाइनल कस्टमर होता है, जबकि कस्टमर आपका फाइनल कस्टमर ज़रूरी नहीं कि नहीं हो। कस्टमर एक इंडस्ट्रियल कस्टमर भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये है कि कंज्यूमर जो है वो अब सिर्फ अपने लिए चीज़ खरीद रहा है और उसको चीज़ का बाय करके उसको कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने मार्केट गया और मैंने जो है मार्केट से कोई चीज़, खाने की चीज़ ली, तो मैं उसको किसके लिए खरीद रहा हूँ? अपने लिए खरीद रहा हूँ। अब मैं अपने ऊपर कंज्यूम करूँगा, मीन्स उसको खर्च कर लूँगा, खा लूँगा। तो ये मेरी क्या है? कंजम्पशन हो गई। तो गुड्स मेरी क्या हो गई? गुड्स कंज्यूम हो गई। तो कंज्यूमर हमेशा कंज्यूमेबल गुड्स को ही बाय कर रहा होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर कोई जो है वो पर्सन, कोई कस्टमर कोई चीज़ बाय कर रहा है, तो उसका ताल्लुक उसकी प्राइस से भी होता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस से भी होता है। अगर मार्केट में वो चीज़ सेल हो रही है, तो अगर वो महंगी सेल हो रही होगी तो क्या हो जाएगा? डिमांड उसकी कम हो जाएगी, बशर्ते ये कि वो प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत की चीज़ ना हो, एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो। नॉर्मल प्रोडक्ट पे ये लॉ ऑफ डिमांड फैक्ट जो है अप्लाई हो सकता है। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा डिमांड के ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आपने उसको इस्तेमाल करना है, खर्च करना है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में बिकने वाली चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें अगर महंगी हो जाती हैं तो आप उनको खाने पीने को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। जैसे दूध, चीनी वगैरह हो गए। ठीक है, लेकिन अगर पहनने ओढ़ने की चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, तो आप पहले के मुकाबले में उनको कम बाय करोगे। उसको भी मुस्तकिल नहीं छोड़ सकते, लेकिन पहले के मुकाबले में कम बाय करोगे। तो इट मीन्स आपकी डिमांड पर फ़र्क पड़ा। किसकी वजह से डिमांड पर फ़र्क पड़ा? प्राइस की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं प्राइस की वजह से डिमांड पर फ़र्क पड़ता है, और दोनों के दरमियान जो है वो एक इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। प्राइस अगर बढ़ती हैं तो डिमांड लाजमी सी बात है कम होगी, और अगर प्राइस कम होंगी तो लोग उसको ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों में क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। इसीलिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर सेम प्रोडक्ट विल फॉल एंड डिमांड विल इंक्रीज व्हेन प्राइस फॉल। तो प्राइस कम होगी तो क्या हो जाएगा? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद फिर आ जाता है स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये सप्लाई के चैप्टर का आ जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो, उसका ताल्लुक प्राइस से पैरेलल है। मीन्स के प्राइस बढ़ती हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही होती है, या ये कह लें कि सप्लाई को जब बढ़ाया जाता है तो प्राइस को भी बढ़ाया जा रहा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। अब आप देखें कि अगर कोई चीज़ मार्केट में सस्ती सेल होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग उसको पहले से ज़्यादा बाय करने लगते हैं। जब उसको पहले से ज़्यादा बाय करने लगते हैं तो खुद ब खुद मार्केट में उसकी क्या हो जाती है? शॉर्टेज हो जाती है। अब उसकी शॉर्टेज को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, हमें प्राइस को भी बढ़ाना पड़ता है, ताकि डिमांड को थोड़ा सा कम किया जा सके और मार्केट में चीज़ अवेलेबल हो। अब ये नहीं है कि
ट्रेडर जो है वो जानबूझ के प्रोडक्ट को मार्केट में शॉर्ट कर दें और जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो इस तरह से वो इकोनॉमिकली और देखा जाए और एक तरह से रिलीजियसली भी देखा जाए तो बहुत ही गलत है कि आप एक प्रोडक्ट को जानबूझ के मार्केट से शॉर्ट कर देते हो, होर्डिंग करते हो, मीन्स के ज़ख़ीरा अंदोज़ी। और जब उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो उसको मार्केट में फिर दोबारा से लेके आते हैं ज़्यादा प्राइस पे, और उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है, फिर अवेलेबल होती है, लेकिन लोग मजबूर होते हैं कि उसको पहले से ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए। ठीक है, ये तो आपकी हो जाती है होर्डिंग है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो कि ये कहता है कि अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, मीन्स कि अदर फैक्टर्स चेंज ना हो। वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे उन्होंने जैसे बताया कि जैसे कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होती है सप्लायर की, वो भी इंक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। और अगर कम होगी तो वो भी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, जो मैं कहता है अदर फैक्टर जो है वो बीइंग इक्वल, वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो फैक्टर्स वो हैं कि जिनका ताल्लुक आपकी प्राइस से नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट की बल्कि कंज्यूमर की जो है वो इनकम से कह सकते हैं, या फैशन से। फॉर एग्जांपल एक मार्केट में चीज़ सेल हो रही है और अगर उसकी प्राइस को बढ़ा दिया जाता है तो तब भी उसकी जो है वो डिमांड में कमी नहीं आ रही, और उसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है और सप्लाई भी बढ़ती जा रही है मार्केट में। क्यों? हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में फैशन हो उस प्रोडक्ट का, और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना चाहते हो, या फिर उस एरिया में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ गई हो, इनकम बढ़ गई हो, तो वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी पहले से मुकाबले में ज़्यादा बाय कर रहे हैं। जब ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो सप्लाई सप्लाई की तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो रही है और प्राइस भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। इसके बाद फिर आ जाता है, कंसाइजली मैं सबको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इन सबको पढ़ें। शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही हेल्पफुल होंगे इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के, जो मैंने इस दफ़ा डिज़ाइन किए निकाले हैं क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब ये तो पता चल गया कि हमें डिमांड क्या होती है। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है ना कि प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज हो जाएगी। प्राइस के अंदर यानी इजाफा होगा या कमी होगी तो डिमांड के अंदर भी कमी होगी या इजाफा होगा, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब ये कह रहे हैं कि डिमांड में और जो है अब इसमें चेंज इन डिमांड में और क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क है। यानी गौर से पढ़ें इसको, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी उसके क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। आंसर ये है कि डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आर गिवन बिलो। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं चेंज इन डिमांड को। चेंज इन डिमांड मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। ठीक है, यानी कि डिमांड में चेंज इन डिमांड का मतलब ये है कि डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, किस वजह से, अदर देन प्राइस, यानी प्राइस की वजह से चेंज नहीं आ रहा बल्कि किसी और वजह से चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। फॉर एग्जांपल मार्केट में लोगों की, जैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर की जो वो आमदनी बढ़ गई है, तो लोगों ने खुद ब खुद उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, यानी डिमांड में इजाफा हो गया, जबकि प्राइस के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। जबकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि प्राइस के अंदर जब चेंज आएगा तो तभी डिमांड के अंदर चेंज आएगी। तो ऐसी अगर डिमांड चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड, जो कि अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा होता है, जैसे कि नेशनल इनकम, जैसे कि लोगों की आमदनी वगैरह। जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मीन्स चेंज इन क्वांटिटी परचेज्ड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि डिमांड के अंदर चेंज आना प्राइस के चेंज होने की वजह से, यानी प्राइस की वजह से जो अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब आ जाता है आपके पास नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आपकी कौन सी होती है? देखिए, जैसे हम के पता है कि हम कोई भी चीज़ फैक्ट्री में तैयार कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर दो किस्म की हमारी कॉस्ट शामिल होती है। एक तो फिक्स कॉस्ट है और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है कि जो कि सप्लायर या जो प्रोडक्ट को बनाने वाला है, उस चीज़ को बना रहा है वो, तो उसका उसको किराया
या ये कह लें कि उसके फिक्स पैसे देने हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री अपनी प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उसको फैक्ट्री का रेंट पे करना है और वो फिक्स है, तो ये आपके फिक्स कॉस्ट है। यानी ये ऐसी कॉस्ट है। अच्छा, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी? ऐसी कॉस्ट जो कि वेरी कर रही होती है प्रोडक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपका यूटिलिटीज़ बिल हो गया, जितनी ज़्यादा मशीनें चलेंगी उतना ज़्यादा बिल आएगा। एम्प्लॉयज़ जितने ज़्यादा काम करेंगे उतनी उनको अपने सैलरी पे करनी है, वेजेस देनी है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी आपका उतना ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो ये आपका मटेरियल हो गया, वेजेस हो गई, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गई, ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली, अच्छा अब आ जाता है आपके पास मोनोपोली। मोनोपोली क्या है कि मोनोपोली मीन्स के मार्केट की वो सिचुएशन जहाँ पे सिंगल बायर सिंगल सेलर हो, प्रोडक्ट को सेल करने वाला सिंगल हो, कंपनी हो, और उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, तो ये वो मार्केट की कंडीशन कहलाती है। इसको हम कहते हैं मोनोपोली, क्योंकि वो मार्केट में जो चीज़ सेल कर रहा है उस जैसा कोई और सेल नहीं कर रहा, और वो एक यूनिक गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल आउट कर रहा है। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली का मतलब ये कि जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, कि सिंगल सेलर होगा एंड अ लॉट ऑफ परचेजर्स होंगे। परचेजर्स बहुत सारे हैं, सेल करने वाला एक ही है। उसकी क्या है, यूनिक गुड्स है, हाई बैरियर्स टू एंट्री इनटू मोनोपोली मार्केट, और वो मार्केट में अपने कंपटीटर किसी को आने नहीं दे रहा। स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन टेक्निक्स, और जो है वो इंफॉर्मेशन जो वो उसको हासिल है अबाउट प्रोडक्शन, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन टेक्निक्स, वो स्पेशलाइज किस्म की है जो कि हर एक के पास नहीं है। प्राइस मेकर इन मार्केट, और वो अपनी अपनी मर्जी से प्राइस मार्केट में बना रहा होगा। मीन्स कि वो जिस तरह की सेल कर रहा है, जिस प्राइस पे सेल कर रहा है, लोग मजबूरन उसको बाय कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन हम किसको कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं कि ऐसी मार्केट मार्केट की ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक बिजनेसमैन या एक ट्रेडिंग कंपनी है या कोई जो भी बिजनेसमैन है, उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। इसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट या परफेक्ट मार्केट। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, बायर्स भी ज़्यादा हैं, सेलर भी ज़्यादा हैं, और सब एक जैसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस बाय एवरी फर्म, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, और जो है वो मार्केट में फ्री एंट्री है और एग्जिट है, मीन्स इजीली आप इंटर हो सकते हैं, अपनी जो है वो शॉप बना सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, और एग्जिट भी कर सकते हैं। ज़ीरो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग नाम देख के, आपकी काम देख के प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। कंज्यूमर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, और कंज्यूमर को जो है वो मार्केट के बारे में नॉलेज है, एंड आर वेल अवेयर ऑफ एनी चेंज इन द मार्केट, और मार्केट में किसी किस्म की चेंज की उसको इंफॉर्मेशन है। कंज्यूमर्स इंक्लूड इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा ऑल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन जो कि लेबर कैपिटल हैव परफेक्ट मोबिलिटी इन द मार्केट एंड आर नॉट hindered बाय एनी मार्केट फैक्टर्स और मार्केट फोर्सेस। इसके अलावा ये कि लेबर और कैपिटल जो है और जो है प्रोडक्शन फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, परफेक्टली मोबाइलेबल है, मीन्स मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई में क्या फ़र्क है? स्टॉक और सप्लाई में क्या फ़र्क है? सप्लाई refers to the quantity which the seller is prepared to sell in the market at given price at any point of time। ठीक है, यानी कि सप्लाई का मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी जो कि सेलर मार्केट में क्या करता है, प्रिपेयर होता है कि उसको मार्केट में क्या करेगा, सेल करेगा, किसी भी वक्त किसी भी जगह पे सेल कर सकता है। यानी मेक वो अपनी प्रोडक्ट को मेक श्योर बना रहा है, मेक अवेलेबल बना रहा है, मेक श्योर मेक अवेलेबल बना रहा है।
जबकि स्टॉक रेफर्स टू द टोटल अवेलेबल क्वांटिटी, जबकि स्टॉक जो कि रेफर करता है टू द अवेलेबल क्वांटिटी विद द सेलर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई जो है वो क्या है, क्वांटिटी है जो कि प्रिपेयर कर रहा है सेलर सेल करने के लिए किसी भी वक्त, जबकि स्टॉक जो है वो उसके पास पहले से ही मौजूद है। ठीक है, सप्लाई मीन्स कि वो अपनी प्रोडक्ट की अरेंजमेंट कर रहा है और मार्केट में उसको क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है। जबकि स्टॉक जो है वो उसको पहले से रखा हुआ है और उसको मार्केट में मेक श्योर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस स्टॉक को उठाएगा और मार्केट में क्या कर देगा, सेल कर लेगा। अब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आ जाता है सबसे पहले कि डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फ़र्क है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फ़र्क है। सीधी सी बात है, डोमेस्टिक ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है जो कि आपकी विद इन अ कंट्री सेल की जा रही होती है, जबकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट ट्रेड वो है कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट को अदर मार्केट में क्या कर रहा हो, एक्सपोर्ट कर रहा हो या किसी दूसरी मार्केट से यानी दूसरी कंट्री से आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। फिर आ जाता है आपके पास नेशनल इनकम। ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को अब कवर कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर इसके बाद लॉन्ग को हम स्टडी करेंगे। अच्छा, नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जो भी एक कंट्री साल के दौरान अपनी प्रोडक्ट को बना रही है वो नेशनल इनकम कहलाती है। यानी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगी और मार्केट में फिर उसको क्या कर देगी, लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में उसको क्या कर देगी, सेल कर देगी। उससे जो आने वाला पैसा है वो हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। लेकिन विद इन अ ईयर की बात हो रही है और विद इन अ कंट्री। जबकि राइट एनी वन, और क्वेश्चन आया कि राइट एनी वन मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो नेशनल इनकम हमें पता चल गया क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एक साल के दौरान कोई भी कंट्री, और उसको क्या करते हैं और उसके बदले में हम पैसे हासिल करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी उसके बदले में हम उसको सेल करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। तो ये जो आमदनी हो रही है, उससे जो हमें आमदनी हो रही है उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे। फिर आ जाता है आपके पास नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड क्या है। तो उसमें आ जाता है सबसे पहले आपके पास इनकम मेथड, फिर आपके पास आ जाता है दूसरा आपका प्रोडक्शन मेथड, और जो है वो तीसरा आपका है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड हैं, हम इनमें से एक मेथड को स्टडी कर रहे हैं जो कि हमारा है इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब ये है कि इस अप्रोच के अंदर नेशनल इनकम हम मालूम करना चाहते हैं कि हमारी कंट्री की आमदनी है कितनी टोटल। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री इज काउंटेड। जो भी हमने इनकम रिसीव की है मीन्स के हमारे कंट्री में रहने वाले इंडिविजुअल्स ने, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे और उसके बदले में पैसे हासिल कर रहे हैं, उनको हम एक जगह जमा कर लेते हैं। Thus, under this method, national income is obtained by summing up of the incomes of all individuals of the country। जो इंडिविजुअल्स की सबकी आमदनी को हमने क्या कर दिया, सम अप कर दिया, तो हमारी क्या हो गई, वो आमदनी हो गई। यानी इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी मुख्तलिफ सैलरी है, हम सबकी सैलरी को प्लस कर देते हैं और हम अकाउंट करते हैं कि भाई उन सब की आमदनी है इतने लाख रुपए बन रही है। तो उससे हमें पता चलेगा कि उस कंपनी के जो है वो उस कंपनी के जो है वो काम करने वाले लोगों की आमदनी ये है। और जो है क्योंकि वो जो लोग काम कर रहे हैं वो भी एक कंट्री का एक पार्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, उन सब की आमदनी को इकट्ठा करके देख रहे हैं, तो हमें उससे आमदनी का अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, उससे तो हमें अंदाज़ा हुआ कंपनी की आमदनी का, और इसी तरह बहुत सारी कंपनी को आमदनी को हम प्लस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन अ कंट्री, तो वो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। जबकि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, आपकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं
विद इन अ कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, दोनों को मिला के हम एक जगह काउंट करते हैं तो हमें जीएनपी मिलता है। यानी कि अगर कोई रेजिडेंट जो है वो इसमें जैसे लिखा भी है कि विद इन अ कंट्री भी कमाता है एंड आउटसाइड द कंट्री, जो हम पाकिस्तानी कोई जो आउटसाइड कंट्री रह रहे हैं जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गए और वो पैसे कमा के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो आमदनी को हमारे मुल्क के अंदर भेजते हैं, तो हमारे मुल्क में की वो आमदनी का हिस्सा बनती है। इसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन कहेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी आ जाता है ट्रेड से रिलेटेड कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। याद रखिएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि जो भी बैलेंस है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को माइनस करने के बाद, यानी हर कंट्री की मुख्तलिफ इंपोर्ट्स होती हैं और एक्सपोर्ट भी होती हैं। एक्सपोर्ट करके जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें से हम माइनस कर लेते हैं जो हम इंपोर्ट कर करके खर्चा करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक कंट्री ने 100 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है, उसी में से और इंपोर्ट उसने 80 मिलियन डॉलर की है, तो 100 मिलियन में से 80 मिलियन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड बचेगा 20 मिलियन। ये कंपनी का जो ये कंट्री का क्या हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। यानी एक बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, वो ट्रेड की क्या पोजीशन है, उनकी किस बैलेंस में जा रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि ये जो है वो इसके अंदर इट इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड, द बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। यानी इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड शामिल है बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी शामिल है। जैसे कि बैलेंस ऑफ सर्विसेज, यानी जो उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह, और जो है वो बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, यूनिलैटरल ट्रांसफर मीन्स के ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस हैं, और इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट पे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सब हम काउंट कर देते हैं तो हमारी कंट्री की जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पता चल जाती है कि हमारा पेमेंट का बैलेंस क्या है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी। अब आ जाता है कि फंक्शन ऑफ मनी, मनी के चैप्टर है कि फंक्शन ऑफ मनी होते क्या हैं। फंक्शन ऑफ मनी क्या है, in terms of three functions services that provide. Number one, medium of exchange, store of value और unit of account। functions में आपके यानी पैसों के, मनी जो करेंसी होती है हमारी कंट्री में चलती है हर कंट्री में, उसके फंक्शन क्या क्या है। एक तो ये कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके ज़रिए से हम प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। इसलिए स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स के आप उसको पैसे को स्टोर नहीं करते बल्कि मीडियम एक्सचेंज के तौर पे आप उसको जो है आप मनी से क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, होल्ड इट्स वैल्यू ओवर टाइम, दैट इज़ इट मस्ट बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी टाइम के हिसाब से आप गुड्स यानी गुड जो भी हम उस पैसे के बदले में जो चीज़ बाय कर रहे हैं उसकी अपनी कह रहे हैं कि उसकी एक वैल्यू होती है, उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, स्टोर ऑफ वैल्यू होगी, वो प्रोडक्ट की जब वो करेंसी नोट की जैसे होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। अब आ जाता है कि यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है कि मनी ऑल्सो फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट प्रोवाइडिंग अ कॉमन मेजर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है कि मीन्स के मनी को जो है वो एज अ फंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं कि जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू को काउंट कर रहे हैं वो एक्सचेंज वैल्यू के साथ काउंट कर रहे हैं। यानी हमारी करेंसी रुपीज़ में है और हम डॉलर में कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर हम कोई इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में और हम उसके बदले में जो है वो पैसे पे कर रहे हैं रुपीज़ में, तो उसके अंदर एक्सचेंज वैल्यू करके हमें कितने अमाउंट पे करने पड़ेंगे, तो ये हमें पता चल रहा है। ये वैल्यू जब हमें पता चल रही है इसको हम कहेंगे यूनिट ऑफ अकाउंट, ये भी करेंसी की वजह से। तो ये हमारे तीन फंक्शन आ गए मनी के। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस, दोनों में क्या फ़र्क है। प्राइवेट फाइनेंस क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है जो कि प्राइवेटली लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और पब्लिक फाइनेंस क्या है जो कि ये समझ लें कि जो है वो कंट्री के पब्लिक फाइनेंस मीन्स के पब्लिक के लिए खर्चा किया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है अपने पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो ये सारे आपके क्या हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं
जो कि पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए किए जा रहे हैं। इसको हम पब्लिक फाइनेंस कहेंगे। देखिए प्राइवेट फाइनेंस जो है वो टोटली जो है वो क्या है, इंडिविजुअल के लिए होगी। जैसे कि कोई प्राइवेट इदारा है, इम्तियाज़ स्टोर है, वो अपने जो है वो आउटलेट बना रहे हैं और उसके ऊपर ख़र्चा कर रहे हैं, तो ये आपकी उनकी क्या प्राइवेट फाइनेंसिंग है। उससे भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो है वो डायरेक्टली वो अपने लिए कर रहे हैं, इनडायरेक्टली जो है वो एक तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये लोग उनसे क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं। तो प्राइवेट फाइनेंस का मतलब ये है कि जो कि सिर्फ जो है वो प्राइवेट लोगों से रिलेटेड हो। अब आ जाता है आपके पास स्टेट द क्वांटिटी ऑफ थ्योरी। क्वांटिटी ऑफ थ्योरी का मतलब क्या है कि क्वांटिटी, क्वेश्चन है जैसे स्टेट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक थ्योरी है जो कि एक मशहूर इकोनॉमिस्ट ने दी। वो उसने दी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, यानी उसने कहा कि इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो ये कहता है कि इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट दैट द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन और मनी सप्लाई। यानी वो ये कहता है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि जो भी प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल है, वो डिपेंड कर रहा होता है मनी के सर्कुलेशन पे, ये मनी की सप्लाई के ऊपर। जितनी मनी की सप्लाई होगी या सर्कुलेशन होगी, उसके मुताबिक, उसके मुताबिक जो है वो क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी ये समझ लें कि अगर किसी कंट्री में मनी की सप्लाई ज़्यादा है, इसकी इट मीन्स कि जब सप्लाई ज़्यादा होगी यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी किसकी, करेंसी की, तो चीज़ें खुद ब खुद महंगी हो जाएंगी। जब चीज़ें खुद ब खुद महंगी होंगी तो जो चीज़ें वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, एक तरह से कम भी हो जाएंगी, शॉर्टेज हो जाएंगी, और उनको इक्वल लेवल पे लाने के लिए उनको चीज़ों को महंगा करना पड़ेगा। चीज़ें महंगी होंगी तो इट मीन्स कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, डाउन हो गई। तो इसका मतलब ये हो कि सर्कुलेशन, इसीलिए उसने ये कहा कि क्वांटिटी थ्योरी मनी जो डिपेंड करती है सप्लाई के ऊपर और सर्कुलेशन के ऊपर। जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन होगी उतनी ज़्यादा मनी की वैल्यू भी डाउन होगी। अल्टरनेटिव थ्योरीज क्या है कि इंक्लूड द रियल बिल्स डॉक्ट्राइन एंड द मोर रिसेंट फिजिकल थ्योरी ऑफ द प्राइस लेवल। तो इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम जब करेंसी दुनिया में वजूद नहीं आई, इतने नहीं आती, तो बहुत सालों पहले, तो उस वक्त जो है बार्टर सिस्टम होता था, यानी चीज़ के बदले में चीज़ सेल की जा रही होती थी, लेकिन उसके अंदर डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए बार्टर सिस्टम एक ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज है। दिस सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड फॉर centuries and long before money was invented. People exchanged services and goods for other services and goods in return. This history of uh, barter system dates all the way back to 6000 BC। तो ये जो है वो क्या है, तकरीबन जो है वो, तो ये बार्टरिंग सिस्टम जो है वो 6000 साल पहले तक की बात है, क्योंकि उसके बाद फिर जो है डायरेक्ट करेंसी नोट नहीं आए थे। उसके बाद फिर जो है गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलना शुरू हो गए थे, लेकिन उनमें भी बहुत सारा ड्रॉबैक था। उसके बाद फिर वो उस पर आ गए, किसके ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर आए। लेकिन इसके लिए बहुत सारे दौर से, बहुत सारी उनसे गुजरना पड़ा, सिस्टम से। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम लोगों ने शॉर्ट टॉपिक किए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इंटर कॉमर्स के लिए आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को सबको पसंद आया होगा मेरे लेक्चर। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।